गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेस्मा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का विषय है स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में मैंने वर्ण विचार में वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेदों के नाम, जिनमें स्वर की परिभाषा और स्वर की संख्याओं के बारे में बताया था। आज अपन देखेंगे स्वर का ध्वनियों का वर्गीकरण कि स्वर ध्वनियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप देखिए, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 5 आधारों पर किया जाता है। यानी अपने जो 11 स्वर हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। अब किन आधारों पर किया गया है? तो एक तो मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल का मतलब है कि किसी भी स्वर का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। उच्चारण करने में लगने वाले समय को किसको कहते हैं? उच्चारण करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो यानी इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कि उच्चारण करने में कुछ स्वरों में कम समय लगता है तो कुछ में अधिक लगता है। उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुंह से किया जाता है। तो इसके आधार पर स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वरों का उच्चारण करने में अपनी जो जीभ है वो बीच के भाग से कंपन करती है, कुछ में अग्र भाग से कंपन करती है और कुछ में पीछे के भाग से फर्स्ट भाग से कंपन करती है। तो उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर अपने जो स्वर हैं उनका उच्चारण करते तो कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय अपने ओष्ठ एकदम गोल आकृति बना लेते हैं, एकदम गोल बन जाते हैं, और कुछ का उच्चारण करने पर अपने जो ओष्ठ हैं वो ऊपर नीचे फैलते हैं। इसलिए ओष्ठों के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। मुखाकृति के आधार पर कुछ स्वरों का उच्चारण करते तो मुंह पूरा खुलता है और कुछ स्वरों का उच्चारण करते तो मुख थोड़ा खुलता है। इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर भी किया गया है। अब देखते हैं विस्तार से मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। सबसे पहले समझने की बात यह कि मात्रा किसे कहते हैं। किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। एवं इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। मात्रा काल के आधार पर सबसे पहली बात तो ये है कि मात्रा होती क्या है? तो उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। फिर इस मात्रा काल के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 भागों में बांटा गया है। अब आप देखेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और ह्रस्व स्वर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर तो इसीलिए कहते हैं कि इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, और मूल स्वर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी के जो स्वर हैं वो इन स्वरों से मिलकर ही बने, इसीलिए मूल स्वर यही हैं। एक मात्रिक, और ये इन स्वरों की एक मात्रा काम में ली जाती है। जब इन स्वरों को मात्रा के रूप में उपयोग करते हैं तो एक ही मात्रा लगती है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं क्योंकि उच्चारण में समय कम लगता है, और मूल रूप से यही थे, बाकी इनके संयोग से बने हुए हैं, इसलिए ये मूल स्वर हैं। और मात्रा के रूप में लिखते हैं तो एक मात्रा लगती है, इसलिए एक मात्रिक स्वर है। इस प्रकार ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है। एक मात्रिक स्वर कितने हैं तो 4 है। ठीक है, एक ही प्रश्न को 3 रूप में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। इसके बाद मात्रा काल के आधार पर जो दूसरा भेद है वो है दीर्घ स्वर। इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं,
संयुक्त स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कि दीर्घ स्वर तो इसीलिए है क्योंकि इनका उच्चारण करने में समय अधिक लगता है, कम समय लगता है इसलिए ह्रस्व स्वर, और अधिक लगता है तो ये दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर इसीलिए हैं कि ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, यानी एक से अधिक की वस्तुओं का जुड़ा होना ही संयुक्त होता है। तो एक से अधिक स्वर, एक स्वर में होना संयुक्त स्वर होता है। तो ये जो स्वर हैं ये सभी एक से अधिक स्वरों के मेल से बने हुए। जैसे आ है तो ए प्लस ए से आ बनता है, ई प्लस ई से ई बनती है। तो इस प्रकार ये संयुक्त स्वर हैं। द्विमात्रिक स्वर, और मात्राओं के रूप में इनको काम लेते हैं तो यहाँ 2 मात्राएं लगती हैं, इसीलिए इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब आपको पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, तो ये की हैं। और इनकी संख्या पूछी जाए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 7 होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं तो ये 7 होते हैं। द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं तो ये 7 होते हैं। तो दीर्घ स्वर को की क्वेश्चन को भी 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इनके बारे में कुछ विशेष देखिए। दीर्घ स्वरों की रचना प्राय 2-2 स्वरों के मिलने से होती है, अतः इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और पुनः इनको निम्नानुसार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें 2-2 स्वरों का मेल होता है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। 2-2 स्वरों का मेल होने के कारण इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखिए, इन संयुक्त स्वरों को भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है समानाक्षर, जिनमें पहला है समानाक्षर। समानाक्षर का मतलब है कि 2 समान अक्षर मिलकर तीसरा बनता है। जैसे ए ये दोनों समान है और ये दोनों समान मिलकर के एक आ संयुक्त स्वर बन गया। ई ये भी दोनों समान है, ई प्लस ई दोनों समान अक्षर हैं, दोनों समान अक्षर मिलकर के एक दीर्घ ई बन गई। और ऊ ये भी दोनों समान अक्षर हैं और दोनों मिलकर के क्या बन गया? ऊ बन गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समानाक्षर बोलते हैं। जबकि ये किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं, संयुक्त स्वर में आते हैं, लेकिन इसको समानाक्षर भी बोलते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है। फिर देखिए, समानाक्षर के बाद संध्याक्षर। दीर्घ स्वरों में जो संयुक्त स्वर कहते हैं, इनमें समानाक्षर के बाद संध्याक्षर भी आते हैं। संध्याक्षर में जैसे ए, ये ए और ई से बना है, इसीलिए ये संध्याक्षर, संधि प्लस अक्षर। संध्याक्षर का मतलब क्या हुआ? संधि प्लस अक्षर, यानी ये संधि अक्षर है। क्योंकि ए को, ए जो बना है ये ए प्लस ई, इन दोनों की संधि होने से, इन दोनों में समझौता होने से ये बना, इसीलिए ये संध्याक्षर में आएगा। ये ए और ए, इन दोनों में संधि, संधि का मतलब होता है समझौता, तो इन दोनों में संधि होने से ये बना है। ए और ओ में संधि होने से ओ बनता है, ए और ओ में संधि होने से औ बनता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संध्याक्षर भी बोलते हैं। संयुक्ताक्षर तो है ही हैं, साथ साथ संयुक्ताक्षर को 2 भागों में बांट दिया, समानाक्षर और संध्याक्षर। तो जहाँ पर समान अक्षर मिलते हैं, जैसे ए प्लस ए बराबर आ हो गया, तो ये तो क्या हो गया? समानाक्षर हो गया। और जैसे ये है ए प्लस ई, अब ये समान नहीं है दोनों, ये ई है ये ए है, तो ये जहाँ मिलेंगे वहाँ संधि होगी, और समान मिलेंगे उनको समानाक्षर बोलेंगे और इनको संध्याक्षर बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में संधि हुई है, समझौता हुआ है, जिसके फलस्वरूप ए बना है। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा देखिए, प्लुत स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर है। इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 3 मात्राएं होती है। देखिए, सामान्यतः कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता, सामान्य रूप से कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, परंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगता है, वैसे कोई प्लुत स्वर नहीं होता है। लेकिन कोई भी स्वर है, कोई भी, यानी कोई निश्चित नहीं है भाई ये प्लुत है, लेकिन कोई भी स्वर है, यदि उसका उच्चारण करने में सामान्य जो स्वरों का हम उच्चारण करते हैं उतना तिगुना समय लगता है, यदि तिगुना समय लग जाता है तो वो प्लुत स्वर में आ जाता है, चाहे कोई भी स्वर हो। स्वर के प्लुत को दर्शाने के लिए उसके साथ 3 की संख्या का चिन्ह जोड़ दिया जाता है, जैसे ओम। अब ओ के आगे 3 की संख्या लगा दी, अब इसका उच्चारण करेंगे ओम, तो यानी ओ का उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है? सामान्य से तिगुना समय लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद प्लुत स्वर के बारे में आप विशेष बात देखिए।
मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि के द्वारा स्वरचित अष्टध्यायी रचना में किया जाता है। यानी मात्रा काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसका उल्लेख सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि ने अपने स्वयं के द्वारा रचित अष्टध्यायी में किया था। इन्होंने मुर्गे की प्रातःकालीन ध्वनि कुकू के आधार पर सर्वप्रथम ऊ स्वर को 3 भागों में विभाजित किया। यानी ये मुर्गी की जो ध्वनि है कुकू, इनका उच्चारण करने में सामान्य से तिगुना समय लगता है, इसलिए ऊ स्वर को 3 भागों में विभाजित कर दिया। क्योंकि ये क्या हो गया हरिस्व स्वर, ये क्या हो गया दीर्घ स्वर, और इसमें तिगुना समय लग रहा है। ये अंतिम जो कू है इसमें तिगुना समय लग रहा है, इसीलिए ये प्लुत स्वर में आ गया, ये हरिस्व में आ गया, ये दीर्घ में आ गया और ये प्लुत स्वर में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ऊ को 3 भागों में विभाजित किया और उसी तरह अन्य स्वरों को भी फिर 3-3 भागों में बांट दिया। क्योंकि फिर अन्य कोई स्वर के सामने यदि 3 की संख्या लगाते हैं और उच्चारण में तिगुना समय लगता है तो वो भी क्या बन जाता है प्लुत स्वर बन जाता है। ये हुआ मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 रूप से किया गया है, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आप देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है, एक अनुनासिक स्वर और एक अनुनासिक स्वर। यानी अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, और अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुंह से किया जाता है, जिनको निनासिक भी कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण करने में हमारी जो श्वास वायु है वो नाक से बाहर ना निकल रही और केवल मुंह से निकलती है। धन्यवाद। फिर उच्चारण के आधार पर अगली वीडियो विस्तार से पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।